द बॉय एंड द हेरन नाम से एक एनिमे मूवी इंडिया के अंदर थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अगर तुमको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता तो बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, ये किसी भी एनिमे सीरीज या फिर मांगा का पार्ट नहीं है। स्टैंड अलोन कहानी है जो कि शुरुआत भी इसी में होती है और खत्म भी। तो तुमको पहले से कोई दूसरा एनिमे 4 सीजन देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सिटी में अगर शोज अवेलेबल है तो डायरेक्टली जाके देख सकते हो। लेकिन क्या देखना चाहिए? स्टूडियो जिबली का प्रोडक्शन है। बस इतना एक सेंटेंस बहुत सारे लोगों के लिए काफी होगा। वो अपने घर से निकल के टिकट के पैसे देके थिएटर में जाके इसको देखें। और उनके लिए मैं कोई लिस्ट ऑफ रीजंस भी नहीं दूंगा। तुमने पहले की मूवीज देखी हैं तो फिर ये भी उसी ढांचे में फिट होती है। डेफिनेटली जाके चेक करना। पता नहीं अगली बार कोई मूवी थिएटर के अंदर देखने मिले ना मिले। बट व्हाट अबाउट दोस्त जिनको आइडिया नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो देखो, जो नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया, स्टूडियो जिबली, वो काफी ज्यादा रेप्यूटेड है। इतना जाना माना कि सिर्फ जापान नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फैंस है, जानते हैं, मूवीज का वेट करते हैं सिर्फ उस स्टूडियो के नाम से, जिन्होंने अपने 30-40 साल के एग्जिस्टेंस में कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस और लेजेंडरी मूवीज बनाई हैं। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोनोके, मैंने ये 3 ही देखा है। और ये जो लेटेस्ट रिलीज है बॉय एंड द हेरन, उसने ऑलरेडी ऑस्कर जीत लिया है बेस्ट एनिमेटेड फीचर का। क्या इसका मतलब द बॉय एंड द हेरन इंडिया में लेट रिलीज हुआ? यस, एक टाइम पे लग रहा था कि रिलीज नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए देखना कि एक ऑस्कर विनिंग मूवी क्या था इसके अंदर। यहाँ पर मैं अभी एक सेल्समैन जैसा साउंड कर रहा हूँ, बट रीजन नंबर 3, यू हैव टू वॉच दिस मूवी इन अ थिएटर नियर यू। मूवी की डायरेक्टर है हायाओ मियाजाकी। उनको सिर्फ एनिमे इंडस्ट्री या फिर जापान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक लेजेंडरी फिल्म मेकर माना जाता है। और ये उनकी मूवी 10-11 साल बाद आई है। लास्ट उन्होंने 2013 में रिलीज करी थी। उनके द्वारा बनाई हुई मूवीज के अंदर हमेशा एक सुपर नेचुरल टच होता है, लेकिन जब मूवी खत्म होती है तो तुम लाइफ मियर मॉडल्स के बारे में कुछ सीखते हो। ध्यान से देखोगे तो एक आधा मैसेज भी मिल जाएगा। इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए द बॉय एंड द हेरन के अंदर हम लोग एक लड़के की कहानी देखते हैं जिसने अपनी मदर को वॉर में खो दिया और उसको अपना शहर छोड़ के एक नए जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ पे पता चलता है कि उसके फादर हैज ब्रॉट अनदर वुमन। और जिस तरीके से इसके पहले 10-15-20 मिनट चलते हैं, तुम उसके लिए सिंपैथी फील करते हो। लेकिन उन्हीं ओपनिंग शॉट्स में बिना स्पून फीड किए, बिना किसी डायलॉग के, उस कैरेक्टर के अंदर जो फ्लॉज हैं, उसके अंदर जो रिजेंटमेंट है, एक थोड़ा बहुत हेट है, वो अपने सामने रखा जाता है। अगर तुम कैच कर लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो मूवी का एंड ध्यान से देखना, वहां पे तुमको इसका मैसेज मिलेगा 2-3 डायलॉग्स में। क्योंकि भले ही वो अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस ना कर रहा हो अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जो एक मैजिकल जर्नी पे जाता है, वो एक दूसरी दुनिया के अंदर नए लोगों से मिलता है, नए बॉन्ड्स बनाता है। उसको रियलाइज होता है कि अपने अंदर क्या कमी है और वो अब तक क्या गलत करते आ रहा था, एंड व्हाट ही विल डू नेक्स्ट, खुद को इंप्रूव करने के लिए। और ऑनेस्टली ये मैसेज इतने सटल तरीके से दिया है कि अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उस कैरेक्टर के एक्शंस, या वो जो मैंने बोला कि 1-2 काफी क्रूशियल पीसेस ऑफ डायलॉग क्लाइमैक्स में, तो तुम पूरी पिक्चर का मीनिंग मिस कर जाओगे। लेकिन अगर लेट्स से कि तुमने मिस कर दिया, पॉपकॉर्न खा रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, फोन चला रहे थे, व्हाटएवर रीजन, तो भी द बॉय एंड द हेरन अपने सामने एक ऐसा मैजिकल एडवेंचर रखती है, एक अदर वर्ल्डली प्लेस जिसके अंदर तुमको डिफरेंट क्रीचर्स दिखेंगे, वहां के अपने अलग लॉज होंगे, जिसको देखकर अंदर से ऑ वाली फीलिंग आएगी कि क्या इमेजिनेशन किया है। और जो कुछ कैरेक्टर डिजाइंस बनाए हैं, दे आर लाइक सो गुड। स्पेशल शाउट आउट जो तोते जैसे दिखते हैं लेकिन हाथ में चाकू छुरी लेके घूम रहे हैं। इट वाज सो फनी, सो हिलेरियस। आजकल के टाइम पे $multi-million जो बिग बजट मूवीज बनती हैं, उसके अंदर ट्राई किया जाता है कि एक आधा ऐसे क्यूट कैरेक्टर डाल दे ताकि लोग उसको देखें और बाद में जाके उसके मर्च खरीदें। कहीं कहीं पे ये चीज काफी ऑब्वियस है, बट इसके अंदर तुमको एक गोल मटोल क्रीचर दिखेंगे जिनको देखकर तुमको हंसी आएगी, तुम अंदर से हैप्पी फील करोगे और बाद में जाके मर्च भी खरीदोगे। लेकिन यहाँ पर वो जबरदस्ती ऐड किया या फिर उनको जानबूझ के क्यूट बनाने की कोशिश की, ऐसा फील नहीं होता। क्योंकि जो मेहनत डाली गई है, कितने सारे फ्रेम्स में वो पूरा भरे जा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक तुमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, शॉर्टकट नहीं। जिससे रिलेटेड अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसका एनिमेशन। एंड यू नो, इस पॉइंट को स्ट्रेट अवे तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बेस्ट एनिमेशन क्या लगता है? डीमन स्लेयर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लैशी इफेक्ट्स तुमको दिख जाते हैं, तो हाँ ये बहुत बढ़िया हो गया। वेल, वो बढ़िया है, उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तुमको एनिमे के अंदर एकदम गॉड लेवल का एनिमेशन देखना है जो कि रियलिज्म को थोड़ा बहुत प्रेजेंट करे, तलवार किया तो आग निकल रही है और पूरा आग से फ्रेम भर गया, ऐसा नहीं, बल्कि अगर कुछ कैरेक्टर्स रिक्शा में से उतर रहे हैं तो उसका सस्पेंशन किस तरीके से मूव कर रहा है। मेन कैरेक्टर जो खिड़की में से कहीं देख रहा होता है, उसको भाग के नीचे पहुंचना है, तो वो खिड़की बंद कर रहा है बट उसको ताकत कम पड़ रही है, रेजिस्टेंस हो रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स तुम
तुम नोटिस करोगे ना तो सोचना कि इसकी जरूरत नहीं थी अगर एक ठीक ठाक डिसेंट सा दिखने वाला एनीमे बनाना होता तो। लेकिन इतना केयरफुली अटेंशन टू डिटेल और हर एक चीज पे काम करना, फायदा क्या होता है? एंटायर थिंग फील्स अलाइव कि हाँ ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि यही छोटी मोटी चीजें तुम खुद नोटिस करते हो अपनी डेली लाइफ में। अब मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ तो एक पॉइंट ऑफ कॉशन, क्योंकि ये मियाजाकी की मूवी है तो इसके अंदर बहुत सारे सीन्स ऐसे आएंगे जहाँ पे कोई भी म्यूजिक यूज नहीं किया। पूरा का पूरा जो साउंड डिजाइन है वो सिर्फ साउंड इफेक्ट्स तुमको सुनने मिलेगी। फॉली कैरेक्टर अगर कुछ मूवमेंट कर रहा है तो कपड़े की आवाज, हाथ में उसके क्या है, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, और बहुत सारे शॉट्स बिना कट किए 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सेकंड तक चलते हैं। बीच में 1 या 2 दिख गया, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉर्मल। तो इसके कारण अगर इंटरनेट या फिर आजकल के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने तुम्हारे अटेंशन स्पैम की मार के रख दी है तो तुम या तुम्हारे आसपास के लोग थिएटर से निकलने के बाद बोलेंगे कि मूवी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, स्लो फील हुई। तुम अगर देखने जाओगे तो स्टिल फ्रेम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कि अब तक जो सारी चीजें मैंने बोली उसी को पॉइंटर्स में लिख लो। कैरेक्टर्स, उनके छोटे मोटे बिहेवियर, एनिमेशन, जो तुमको सीनरी दिखाई जाती है कुछ तो इतने ज्यादा बेहतरीन है, एकदम ऐसा चुम्मेश्वरी गॉर्जियस। आजकल के पॉप कल्चर ने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया कि मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम माहितो था और जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे इसकी याद आ गई। एंड आई वाज लाइक फक दिस गाय। कंक्लूजन इस वीडियो का ऐसा निकलता है कि अगर तुमको मूवीज के अंदर छोटी से छोटी डिटेल नोटिस करना अच्छा लगता है, स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, मूवी खत्म होने के बाद तुम उसके बारे में सोचो कि वो एक बुढ़ा वाला कैरेक्टर चीजें एक के ऊपर एक बैलेंस करने वाली बात क्या बोल रहा था, उसका क्या मतलब होता है, तो डेफिनेटली द बॉय एंड द हेरन थिएटर में देखना। अगर तुम किसी को जानते हो जिसको ऐसी मूवीज देखना पसंद है, भले ही वो एनिमे देखता हो ना देखता हो, जबरदस्ती लेके जाना। क्या पता मियाजाकी का सिनेमा देख के वो फैन बन जाए और बाकी सारी मूवीज चेक कर ले। और अगर मूवी देखने के बाद तुमको इसका मैसेज समझ में नहीं आया तो जापान के अंदर मूवी रिलीज हुई थी, उसका ऑफिशियल नाम था हाउ डू यू लिव। बस यही आंसर है, इसका थीम, इसका मैसेज, हाउ डू यू लिव। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उनके आसपास थिएटर में लगा ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत माथा पच्ची हुई है इसके रिलीज के पीछे। मेरी सिटी कोल्हापुर में आज तक बहुत सारी एनिमे मूवीज रिलीज हुई हैं, JJK Zero, ड्रैगन बॉल, ये नहीं लगी। मैं मुंबई आया देखने के लिए और वो टोटली वर्थ इट था। यू सब्सक्राइब। पिक्चर के डायरेक्टर हैं हायाओ। मूवी के डायरेक्टर है हायाओ।